अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का रवैया सूबाई अमूर को लेकर खासा जारहाना हो गया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे डाली है। आज सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बात ना सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। अपनी तकरीर में साबिका फाटा और पाटा के इलाकों में मुमकिन टैक्स के निफाज पर भी उन्होंने बात की और कहा कि फाटा और पाटा में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। गुज़िश्ता दिनों जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा था कि फाटा और पाटा के इलाके भी टैक्स नेट में आएंगे, मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि सीसीआई मंजूर शुदा जो पैसे हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम उन पर टैक्स लगाओगे और मैं तुम्हें लगाने दूंगा और फिर आप कहोगे कि नहीं विफाक के साथ चलो। एक तो मैंडेट चोरी किया हुआ है, ये बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये एहसान तो मान नहीं रहे हो, ऊपर से आप ये सोच रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ये खामख्याली दिल से निकाल दें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। इससे पहले भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने जवाब देते हुए कहा था कि धमकी देने से काम नहीं चलेगा, आपको रियासत के साथ चलना पड़ेगा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों के माबैन गुज़िश्ता कई दिनों से तनाव की सूरत हाल चली आ रही है। अली मीन गंडापुर ने जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का भी बयान दिया था, जिस पर नून लीग की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया था। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की सूरत में गवर्नर राज लगाने का कह दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली मीन गंडापुर है, उनका गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान माली मामलात क्या है और वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह से देखती है, बिलाल अजहर कैनी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमें 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं वफाक की तरफ से, क्या यह दावा दुरुस्त है अली मीन गंडापुर का? देखिए, सूबों और वफाक के दरमियान ये फिस्कल मामलात के ऊपर बातचीत चलती रहती है और दीगर इश्यूज आते हैं, मगर मेरा ख्याल है जी कि ये जो अली मीन गंडापुर साहब का एक रवैया है और ख़ास तौर पे इसमें जो एक यू टर्न हमने पिछले एक हफ्ते में देखा है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ये बिल्कुल अब हर मामले पे इस तरह इनका रवैया और एक तरीक़ेकार है और एक एटीट्यूड है जो कि कंप्लीटली अनबिकमिंग है किसी भी चीफ मिनिस्टर के होने के लिए। चाहे आप उसमें ये पेस्को का मामला देख लें, चाहे आप उसमें इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मामला देखें, चाहे आप उसमें केपी हाउस पे से गवर्नर को निकालने का मामला देख लीजिए, तो ये तो निहायत ही अफसोसनाक अमल है। और एक एक करके चीजें देख लेते हैं जी। देखिए, मुझे लगता है पहली तो बात यह है कि मैं एक हद तक शायद सिंपैथाइज भी करता हूँ अली मीन गंडापुर साहब से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सारा रिएक्शन है कि ये जो पहले जब ये आए हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने सीएम केपी, तो आपको याद है एक दफा ने कॉल ऑन की थी। फिर मुझे याद है दीगर मीटिंग्स हैं जिसमें सूबाई सीएम चीफ मिनिस्टर सारे मौजूद होते हैं, जो कि वफाक और सूबों के दरमियान दीगर इश्यूज होते हैं, उस पर मुलाकातें होती हैं। उसमें से एक मीटिंग में मुझे भी हिस्सा होने का या पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पे मुझे बराह रास्त देखने का मौका मिला कि बड़ी संजीदा गुफ्तगू और मैच्योरिटी से गुफ्तगू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने भी स्मगलिंग के इशू के ऊपर, एक कौमी इशू है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। तो अली मीन गंडापुर साहब को भी सारे चीफ मिनिस्टर्स की तरह अपना मौकफ पेश करने का मौका दिया गया, वज़ीर आज़म ने खुद किया, और वहां पे एक हेल्थी डिबेट हुई ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट इशू पे। मुझे लगता है इनकी जमात से शायद इनको फिर प्रेशर आया है, क्योंकि इनकी जमात तो एक गैर सियासी जमात है, गैर जमहूरी जमात है। तो मेरा ख्याल है उसके रिएक्शन में शायद ये अभी इस तरह एक्ट कर रहे हैं, मगर जो भी वजह है ये नाकाबिले कबूल है। ये ऐसा रहा है कि वो जो बातें बड़े तसलसल के साथ करें, क्यानी साहब देखिए ये बड़े तसलसल के साथ करें। वो जब उनसे मुलाकात का भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो मिलने इसलिए आया था क्योंकि हमने इनसे वफाक से पैसे लेने हैं और
मैं तो वो बात करने आया था। लेकिन अब लग ये रहा है कि अगर वो काम नहीं करेंगे या कोई परफॉर्मेंस का इशू आता है तो वो सारा मुद्दा विफाक पर डालेंगे कि विफाक उनको पैसे नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। जी देखिए, बात यह है कि यकीनन देखा जा सकता है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीजेस हैं या वो देखिए इस तरह की, मुझे एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता है इसका, मगर बात यह है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है पंजाब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये रूटीन के मैटर हैं, क्या इसमें कोई गैर मामूली है या नहीं है? देखिए अगर मामला खैबर पख्तूनख्वा के साथ है तो सिंध और पंजाब के साथ भी होगा, बलोचिस्तान के साथ भी होगा। जी देखिए, यकीनन दीगर इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर कई अपॉइंटमेंट्स के मामला होते हैं, फिस्कल मामला होते हैं, वफाक और सूबों के दरमियान एक रिलेशनशिप जारी रहती है। मगर इसका मेरे ख्याल से इसका अली मीन गड्ढापुर साहब के इस रवैये का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इनको ये जो भड़के मारे हैं ये इनकी जमात की, ये अपनी कोई सियासी जरूरत समझते हैं। उनको ये पता है कि उनके जो बानी पीटीआई हैं उनको खुश करने का यही तरीकेकार है, मगर ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता एक चीफ मिनिस्टर को। मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब 2013 से 18 के दरमियान भी जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी सीपैक के मंसूबे पे, दीगर मामलात पे सीएम केपी को बल्कि वजीर आजम साथ लेके भी गए हैं चाइना और दीगर जगहों पे। क्योंकि देखिए ये एट द एंड ऑफ द डे ओहदे हुकूमती और अहम ओहदे हैं, ये जमातों के ओहदे नहीं है। इसलिए चीफ मिनिस्टर शुड एक्ट लाइक अ चीफ मिनिस्टर। ये अब ये चीजें समझने तो बेहतर है। जहां तक पेस्को की बात है, इनने पेस्को की बात की तो देखिए मैं आपको याद कराना चाहूंगा 2013 से 18 की हुकूमत में मुझे याद है कि हम बाकायदा वफाकी हुकूमत ने तो चिट्ठी लिख के भेजी थी पीटीआई की गवर्नमेंट को कि आप पेस्को को ले लें विद ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हुकूमत पावर सेक्टर की वफाकी हुकूमत दुरुस्ती की तरफ जा रही है, जिसमें आगे पोटेंशियली जिस तरह आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स की ओर आउटसोर्सिंग की तरफ मामला चल रहा है, पीआईए की एक जिम्मेदाराना निजकारी की तरफ चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी बिजली की उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए देखा जा रहा है कि आगे प्राइवेट सेक्टर को किस तरह लाया जा सकता है। हम ये बेहतरी की तरफ काम लेके जा रहे हैं, मगर मेरी जाती राय तो ये है कि अगर ये समझते हैं कि ये संभाल सकते हैं और पेस्को को बेहतर कर सकते हैं तो ले। पहले तो इनकी गवर्नमेंट पहले इसको रिजेक्ट कर चुकी है इस प्रपोजल को, तो ले लें फिर पेस्को नहीं भड़के ना मारे। आप चिट्ठी लिखते हैं वफाकी हुकूमत को कि जी मैं टेक ओवर करूंगा, दफ्तर में जाकर, दफ्तर की जरूरत नहीं, आप चिट्ठी लिखे वफाकी हुकूमत को कि हम पेस्को को विद ऑल इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम इसको इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं और आगे से हमारी इसकी जिम्मेदारी। कहते हैं कि बिजली यहां बनती है, मैं वापडा पे भी कब्जा कर लूंगा और बिजली का बटन ऑन ऑफ करने का स्विच जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पास है, तो क्या वो दुरुस्त कहते हैं? देखिए बात यह है कि अगर आप आज इन धमकियों पे आ गए कि जो कौमी बिजली के बनाने का, तरसील का, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है उसके अंदर अब आप ये काम करेंगे जी कि हम फलाना डैम बंद कर देंगे, फलाना प्लांट बंद कर देंगे, तो फिर तो आप ना ये हुब्बुल-वतनी है ना ये कौम की सर्विस है। देखिए ओवरऑल हुकूमत, वफाकी हुकूमत यकीनन हमारे पावर सेक्टर के मसाइल हैं जिसके अंदर माशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2000 से 18 से 22 तक कोई कसर नहीं छोड़ी इसकी तबाही फेरने में। मगर अब हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम इस पावर सेक्टर के जो एक क्रॉनिक मसाइल हैं हम उसको हल करने की तरफ जा रहे हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर करना भी है, ट्रांसमिशन सिस्टम को भी बेहतर करना है, जनरेशन भी अपनी चीपर करना है और ज्यादा एफिशिएंट करना है। उसमें सारे अमल जारी है। पावर थेफ्ट को भी रोकना है जिसके अंदर वजीर आजम सारे सूबों को इस अमल में शामिल कर चुके हैं। अब इससे बजाय इसके कि इस तरह की भड़की हमारे चीफ मिनिस्टर केपी एंटी थेफ्ट ड्राइव जो कि सूबे ही क्योंकि वहां पे लॉ एनफोर्समेंट करते हैं, वो अपना किरदार वहां पे अदा करें और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से वफाक के साथ मिलके बिजली के जो मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड और ओवरऑल उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। अगर वो उस तरफ नहीं जाना चाहते और सिर्फ ये चीप टैक्टिक्स और ये सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो बेशक करते रहे, मगर इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और अगर वाकई में संजीदा है इस तरह की बातों के बारे में तो फिर चिट्ठी लिख लें और आप पेस्को को जिसको आप पहले ही लेने से इनकार कर चुके हैं 2013 से 18 की गवर्नमेंट में, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पीटीआई की, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप फॉर्मली वफाकी हुकूमत को लिख लें। अच्छा ठीक है। एक और उन्होंने जो आज ऐलान किया, उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के जो मुआशी और इंतजामी इक़दामात हैं उनकी तहकीकात के लिए वो कमेटी बनाएंगे। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसका जवाज है? जी देखिए रहमान साहब, मुझे नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा में वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, मगर अगर कोई इरेगुलरिटीज हैं, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो ग्लेयरिंग है तो यकीनन अगर वो मुनासिब समझते हैं करें। मगर मैं यही कहूंगा कि अगर कोई गलत हुआ तो पकड़ा जाना चाहिए, गलत नहीं हुआ तो किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए।
मैं सिर्फ एक मिसाल वफाकी हुकूमत से दूंगा कि आपने देखा कि जब ये बम्पर क्रॉप होने के बावजूद वीट की पहले से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद जब केयर टेकर गवर्नमेंट में एक वीट के इंपोर्ट का मामला आया है, तो वफाकी गवर्नमेंट ने भी आपने देखा कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है कि चेक करने के लिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट में ये फैसला और ये इंप्लीमेंटेशन किस बुनियाद पे हुई। तो देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर आपको कहीं कोई इरेगुलरिटीज या कोई इश्यूज नजर आए कि आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, बशर्ते ये कि उसका मकसद सियासी ना हो, उसका मकसद वाकई में इंश्योर करना हो कि कोई गवर्नेंस फेलियर हुआ है तो उसको चेक किया जाए और कोई गलत फैसला हुआ तो उसको करेक्ट किया जाए। जी ठीक है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में अब जाहिर बात है बजट बन रहा है, फिर एनएफसी, सीसीआई, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर विफाक और सूबे का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और इनका हम आहंग होना बड़ा जरूरी है। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मामलात हैं, इनका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? जी देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं जी, होपिंग अगेंस्ट होप, कि ये अब मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और ये इस तरह की बचगाना हरकतों से और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से निकलेंगे जिससे मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचता है। और मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। आप सही फरमा रहे हैं कि अभी IMF के साथ हम एक डिस्कशंस में भी हैं। अभी वफाकी बजट और सूबों के इस बजट को भी सिंक्रोनाइज होना होता है क्योंकि ओवरऑल एक डेफिसिट टारगेट होता है। तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि ये, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये रवैया वही अपनाएंगे जिसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर बात जो वफाक का है वो सूबा मान जाए या हर बात जो सूबा का है वो वफाक मान जाए, मगर एक डिस्कशन होती है विद अ म्यूचुअल इंटेंट कि हमने एक मसले को हल करना है और सूबे और वफाक दोनों को लेके मुल्क के लिए जो फायदामंद बजट है या फिस्कल अरेंजमेंट है वो हमने तय करनी है। और ये वो वाला रवैया नहीं अपनाएंगे जो इमरान खान साहब ने 2022 में भी IMF को चिट्ठी लिख के उनकी हुकूमत जाने के बाद किया, और फिर जो ऑडियो लीक में शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की आई, और जो उन्होंने फिर अब चिट्ठी लिखी है 2024 के इलेक्शंस के बाद, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस रवैये से इनकी जमात भी गुरेज करेगी और अली मिन गंडापुर साहब और इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस तरह के रवैये से गुरेज करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल कैनी हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत का मौक़िफ़ थे इस मामले के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, वापस आता हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 5 जून को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है और रिमार्क्स ये हैं कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। आज केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझ तक मुकम्मल वीडियो नहीं पहुंची, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, शफाफियत लाने की कोशिश की, अपने इख्तियारात कम किए। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कॉन्डक्ट पर बात नहीं की जा सकती। इसके अलावा अदालत ने पैमरा से फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर लिया है। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस भी जारी किया है। सेनेटर फैसल वाडा का दूसरी तरफ कहना है कि मैं अपने मौके पर खड़ा हूं, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैंने किसी जज का नाम लेकर कोई बात नहीं कही, बिल्कुल कहा कि मेरी पगड़ी जो उछालेगा उसकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाऊंगा। रऊफ हसन ने जजों को टाउट कहा, उस पर सो मोटो नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध अताउल्लाह तारर, तलाल चौधरी और मुस्तफा कमाल को नहीं बुलाया गया, लेकिन मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। इससे पहले जजेस की दोहरी शहरियत के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल ने कहा था कि जज के पास दोहरी शहरियत का होना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। जबकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसल वाडा की जानिब से जो खत लिखा गया था उसका जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहली नहीं है। ये जो आज प्रोसीडिंग्स हुई, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर कोर्टर जहांजेब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब सबसे पहले तो बताइए, आज ये जो दोनों लोगों को नोटिस तो हो गए, लेकिन ओवरऑल कोर्ट का सेंटिमेंट जो है वो कैसा था इन मामलात की तरफ? देखें, कोर्ट की जानिब से तो एक चीज़ वाज़े जो मुझे नज़र आई, एक मिसाल भी दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने ये कहा कि जब कोई बच्चा स्कूल में अगर कोई गलती करता है और उस गलती को अगर कोई एडमिट कर ले, वो बच्चा तस्लीम कर ले, तो फिर उस्ताद का रवैया भी तब्दील हो जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के हवाले से माजी में जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद होती रही है, अगर हम उस पूरे जाविये को सामने रखें तो एक चीज़ तो बहरहाल इस बेंच में भी नज़र आई कि अदालत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की तरफ नहीं जा रही है। शायद अगर इस मामले पे ये जो दोनों जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से नोटिस जिनको जारी हुए हैं, फैसल वावडा हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अगर ये गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं तो शायद ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। अच्छा। और अगर गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी जाती तो फिर केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी, उसमें फिर प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होंगे, गवाहान जो है वो उनकी फहरिस्त आएगी, फिर उसके ऊपर जिरा होगी, और फिर अगर कन्विक्ट होते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक उनको सजा हुई, लेकिन 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक तो इसका ये पूरा बैकग्राउंड है इसका। दूसरी अहम चीज इस मामले पे ये है कि अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो क्या व्यू लेके आते हैं और कोर्ट के सामने अपना क्या मौक़िफ़। तो मेरा ख्याल है मामला जो है वो अब उनके ऊपर है कि उनका जो है वो अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये फैसल वावडा का गिला है कि दीगर जो है वो जो हुकूमती खासतौर पर जिनमें अता तारड़ हो गए, गवर्नर सिंध तलाल चौधरी, उनका कहा जा रहा है कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। तो अदालत ने क्या इन बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, ये बाकी मामला का भी जिक्र हुआ या मामला फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तक ही रहा? देखिए, जो अदालती ऑर्डर लिखवाया गया है और जो पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है ये सिर्फ फैसल वावडा साहब की हद तक और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब की हद तक ही हुई है। अच्छा। और अब अगर अदालत इस केस को आगे लेकर चलती है तो सबसे पहले अदालत ने यह देखना है कि कहाँ पे अदालती फैसलों के ऊपर कमेंट हुआ है, उसको सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि इस मामले पे अदालत के बेशुमार फैसले मौजूद हैं जिसमें ये असूल तय किया जा चुका है कि जो अदालती फैसले होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं और उनके ऊपर फेयर क्या अनफेयर कमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि अवाम की मलकियत है और अवाम उसके ऊपर डिस्कस कर सकती है, बात हो सकती है। कुछ क्रिटिसिज्म ऐसी होती है जिसको फिर अदालत ने जांचना है कि क्या ये वाकई तौहीन हुई है, और अगर वो तौहीन हुई है तो फिर उस तौहीन के मामले के ऊपर अदालत को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। और उसकी तशरीह किस तरह से की जाती है, कहीं तशरीह इस तरह ना कर दी जाए कि जो आर्टिकल 19A है जो इजहार राय की आज़ादी देता है, कहीं पे उससे कोई कंट्राडिक्ट ना हो जाए। तो ये मामला जो है ये इतना सादा है नहीं। अच्छा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके इस तमाम पहलुओं को देखकर अदालत को चलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 जजेस हैं ये इस मामले के ऊपर हमें काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। माजी की अगर हम जुडिशरी की बात करें तो वो इस मामले में काफी उनके अंदर जो है वो एग्रेसिव रहा है। बिलखुसूस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस थे, तो उनके दौर में जो है वो धड़ाधड़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की प्रोसीडिंग होती थी, सियासतदानों को जेलों में भेजा जाता था। लेकिन अब की ये जो जुडिशरी है ये उससे मुख्तलिफ। आपको लगता है ये गैर मामूली है प्रोसीडिंग, लेकिन एक तनाव का माहौल तो है इस वक्त तदिया में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। तो इधर मामला जो है वो किस तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर ये जो दोहरी शरीयत का मामला है और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो अदालत के और जो जजेस हैं उनकी तरफ से क्या सेंटिमेंट इस हुकूमती रवैये के ऊपर और फिर हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामला आते हैं उनको लेकर क्या फिजा पाई जाती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा संजीदा रहे इस मामले के ऊपर। अच्छा। जैसे ही 6 जजों वाला खत आया, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने जैसे ही उनको वो खत मौसूल हुआ, उन्होंने अपने घर के ऊपर एक मीटिंग बुलाई, वहां पे उन 6 जजेस का मौक़िफ़ सुना गया। फिर इंतजामी साइड के ऊपर तमाम जजेस को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट की तमाम स्ट्रेंथ तमाम जजेस बैठे, डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद ये फैसला हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाएगा। फिर कमीशन बनाने की बात हुई, ये अलग बात कि जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, उन्होंने इस मामले के ऊपर माजरत कर ली। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया, और 100 मोटो की प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा बार बार ये रिमार्क्स देते रहे कि हाई कोर्ट्स के पास अपनी पावर्स भी हैं, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और उन ऑब्जर्वेशंस का फायदा हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर प्रोसीडिंग शुरू की
एक तो यहाँ से हमें लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या हौसला हाई कोर्ट्स को मिला है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सो मोटो लिया है, ना सिर्फ उसके बाद हमें बहुत ज्यादा वो पॉलिटिशियन जो पहले बातें कर रहे थे मोहतात नजर आए, बल्कि ये गुमान भी किया जा सकता है कि शायद आगे इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है और इसकी तशरीह करनी है और इसको बताना है कि कहाँ पे तस्दीक हुई है और कहाँ पे फेयर कमेंट है। ठीक है, जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर कोर्टर मामला से आगाह कर रहे थे कोर्ट में इस वक्त इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी हैं। IMF की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात सामने आ रहे हैं और IMF ने आज पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा भी किया है। IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में जो कमी है उसका मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों पर भारी सूद की अदायगी जो है वो मईशत पर एक बोझ है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि अगले माली साल कर्जों पर जो है वो कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा है, जबकि रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब रुपए तक जा सकती है। असल मसला पाकिस्तान में जो है वो कर्जा और फिर उसकी वापसी है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के कर्ज और जिम्मेदारियों के हजम में 12% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हजम 72,440 अरब रुपए था, जबकि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के जिम्मे IMF का जो कर्ज है वो रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान बढ़कर 351.7 अरब रुपए हो गया है। रोजनामा जंग की ही खबर के मुताबिक पाकिस्तान चीन से कर्ज में जो वापसी है उसमें तौसी का ख्वाह है और IPPs के 15.36 अरब डॉलर वापस करने की मुद्दत 5 साल बढ़ाने के लिए ऑप्शन तलाश कर रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद को चीनी हुकूमत और IPPs की रजामंदी दरकार होगी, तवील मुज़ाकरात की जरूरत पड़ सकती है। इस हवाले से प्रोग्राम में जो बात करते हैं माहिर मेशत डॉक्टर खाकान नजीब मेरे साथ मौजूद है। IMF के साथ मामला किस तरह से चल रहे हैं और फिर पाकिस्तान के जो कर्जों वाला मामला है ये कितना संजीदा है। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साहब, सबसे पहले ये जो IMF वाला मामला है ये कहा जा रहा है कि जो है वो डू मोर का मुतालबा है, बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी हो सकती है, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो और ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। क्या ये खदशात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, देखिए कि किसी भी मुल्क के लिए एक दुख की बात है कि ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त प्रूडेंट नहीं होगा बगैर IMF की सपोर्ट के चलाना, इसलिए कि हम जो 22-23 अरब डॉलर हर साल एक रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल ग्रॉस जो फाइनेंसिंग है उसकी रखे हुए हैं वो हम बगैर IMF के पूरा नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है रहमान भाई कि हमने ये पैसे वापस करने हैं। इसका मतलब जैसे हमने 10-12 अरब डॉलर तो अपने फ्रेंडली कंट्रीज से डिपॉजिट रखा हुआ है, सऊदी अरेबिया का 4 अरब डॉलर का एक सेफ डिपॉजिट है, UAE का, वो रोल ओवर भी तब करने को तैयार होते हैं, यानी कि वो ये कहेंगे आप ना कीजिए ये पैसे वापस जब IMF की अम्ब्रेला हो। मल्टीलैटरल्स क्या एग्जैक्टली यही हाल है, वो नए प्रोजेक्ट तभी फंड करती हैं जब IMF की अम्ब्रेला हो। कमर्शियल और अभी तक जो बॉन्ड मार्केट है उसके पैसे हम वापस कर रहे हैं पर नए पैसों की रसाई नहीं है। तो यहां पे खड़े हुए हैं, IMF की अम्ब्रेला आई तो कुछ रिजर्व्स भी स्टेबल हुए, कुछ पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा भी संभला, सो इकोनॉमी को ओवरऑल स्लो किया हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं आपको कि अपना मालियाती खसारा, रहमान भाई, इवन बीइंग विद द IMF, पाकिस्तान इस साल जब 7.5 या 8% के दरमियान एक मालियाती खसारा करेगा, ये तवातर से पिछले 2-3 साल से हो रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का नॉमिनल टर्म्स में 7,500-8,500 हजार अरब का मतलब एक रिकॉर्ड खसारा होगा। सो आपने सही फरमाया, वो ये कह रहे हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने की शरह को संभालिए, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। इसी तरह एक खसारा होता है जो एनर्जी सेक्टर में होता है जी, और उसके लिए अभी सिर्फ वजीर खजाना ने कहा कि हम जी आप कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए बात। जी, सिर्फ ये मैं कहूंगा कि ओगरा और नेप्रा के पास
पाकिस्तान की स्टेट रन मोनोपलीज जो डिस्कोज और सुई कंपनीज हैं वो पिटिशंस लेके गई हैं। मैंने नेपरा की पिटिशन को तो स्टडी किया बगैर उसका जायजा लिया। वो ये कह रही है कि आप 10 से 25% हमारे निर्ख जो है बढ़ा दें। IMF नाउ एंटर्स द इक्वेशन एंड सेज कि जो डिटर्मिनेशन आएगी वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप पास ऑन कर दें। आई थिंक यहां पे खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, ये जो फाटा, जो साबिका फाटा और पाटा है, इसमें टैक्सेस की बात की, वजीर खजाना ने कहा कि जो एग्जम्पशन थी वो अब मजीद छूट नहीं मिलेगी, जिस पर आज KP की गवर्नमेंट का एक बड़ा रिएक्शन आया है। क्या वाकई इन इलाकों में टैक्सेशन और टैक्सेस लगाना और फिर उनकी जो कलेक्शन है ये आपको मुश्किल काम लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में इस पर बहुत बात की जा रही है कि आपने अपना टैक्स नेट किस तरह से बढ़ाना है। सो देखिए कि ओवरऑल फिर समझ लें, पाकिस्तान का इस वक्त जो हमारा टैक्स टू GDP रेशियो, यानी कि हम अपनी जो इकोनॉमी का टोटल हुजम है उसका 9% FBR कलेक्ट करता है, 1-8% हम कहीं और से कलेक्ट करते हैं, और टोटल ये PDL की मद में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टोटल प्रोविंसेस मिला के 10.5% कलेक्ट करते हैं। इंडिया तकरीबन 18% पे है। तो अब आप फैसला कर लीजिए कि जो बाकी 5-6% आपने कमाना है वो मुल्क से कमाना है या बोरो करके। आपने बहुत अच्छा सामने रखा, गवर्नमेंट बोरोइंग से 81,000 अरब रुपए का डेट है जो इस वक्त खड़ा हो गया है। 14 साल पहले चले जाइए तो ये 5 गुना हमने बढ़ाया इससे इन द लास्ट 1 डेकेड। सो अगर आप ये तय कर लें, अब फाटा और पाटा की जो इस वक्त है, जब ये एरियाज मर्ज हुए थे तो एक स्पेशल डिस्पेंसेशन क्रिएट की गई थी इनके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार में रहते हुए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो हर चीज होती है। उसमें हमने ना सिर्फ ये कहा था कि हम मिलकर इनको कुछ पैसे भी देंगे, बट कुछ एरियाज में मरात भी हैं। सो एक तो उनको देख लीजिए, और ग्रेजुअली अब ये सारी कंसेशंस 2200 अरब की पूरे मुल्क में कंसेशंस हैं रहमान साहब। फाटा पाटा में तो कुछ अरब रुपए की होंगी ना, 2200 अरब की कंसेशंस हैं। GST में भी हैं, पाकिस्तान के कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं वहां पे भी हैं। इनको सबको उड़ाना पड़ेगा आपको। मैं जब गवर्नमेंट के साथ काम करता था तो मैं कोशिश करता था 200-250 अरब हर बजट में उड़ाऊं, पर इस साल तो बहुत बड़ा एक हुजम है, 500-600 अरब कम से कम आपको उड़ाना पड़ेगा। सो आपने सही तस्दीक की है इस तरफ भी कि ये जो एग्जेम्पशंस और कंसेशंस का कल्चर है, और ये भी IMF नहीं कह रहा, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में और FBR की अपनी रिपोर्ट में ये फिगर्स जो है दस्तयाब हैं। फिर आपने रिटेल को, होलसेल को, आपने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, और आपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को सही तरह टैक्सेशन के निजाम में लाने की कभी भी कोशिश जो है वो सीरियसली नहीं की। ये तो एक मजाक है ना कि 30-32 लाख रिटेलर हों और 73 रजिस्टर हों जब हम उनको रजिस्टर करने जाएं। दैट मीन्स कि देयर इज अ डिजाइन फ्लॉ, और जब वो टाइम पीरियड खत्म भी हो गया है तो अब 600-700 हो गए हैं, अब हमने एक रीडिजाइन करके उनके पीछे जाने की कोशिश की है। पाकिस्तान का मसला इंप्लीमेंटेशन सिर्फ नहीं है रहमान साहब, पाकिस्तान का मसला डिजाइन फ्लॉज भी है, और डिजाइन फ्लॉज के लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए हर जगह। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। IMF यही एग्जैक्टली आपको कह रहा है। और एक आखिरी बात भी कहूं, IMF ने 2 स्टडीज की हैं आप पे, एक टैक्स असेसमेंट की स्टडी है, एक अभी TA मिशन दिसंबर में आया था। रहमान भाई जरा सोचिए तो, जरा मुझे आप ये बताइए कि आपने एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट कितनी स्टडीज की हैं पाकिस्तान पे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने नहीं की हैं। जो एक टैक्स बेस की स्टडी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली मैंने खुद किसी कॉलीग के साथ देखी है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में तो 10 मिलियन 1 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स होने चाहिए। आज मुश्किल से 34 लाख एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। ये हैं वो मुश्किल काम जो हम कर नहीं पा रहे, और उम्मीद रखता हूं कि नई गवर्नमेंट के कामों की तरफ तवज्जो देगी। ठीक है, राइट। लेकिन उस पर अभी कुछ अदालती मामलात भी हैं। जो फोन सिम वाला मामला था उस पर आज अदालत की तरफ से तो वजाहत आई है कि हमने ब्लॉक करने से नहीं रोका, लेकिन देखना है कि नीचे वालों पर क्या इसका फर्क पड़ता है। एक और जो डेवलपमेंट आज हुई है वो ये कि पाकिस्तान जो IPPs के, जो चीन के 15 अरब डॉलर का जो कर्जा है, IPPs के 15.36 अरब डॉलर वापस करने हैं, उसमें वो 5 साल की तौसी जो है वो पाकिस्तान ढूंढ रहा है। आपके ख्याल में कितना प्रैक्टिकल है, और फिर अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होने का खदशा है अगर हमें ये एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलती तो?
तो रहमान भाई, पिछले 5 महीने के बहुत से इंटरव्यूज में ये तजवीज मैंने ही सामने रखी थी कि पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल है 17 आईपीपीज हैं, 11,000-12,000 मेगावाट है, 15 अरब डॉलर है, और इसमें एक मिसमैच है। ये 10 साल का कर्जा जो है इसको 25 साल पे मुहीत करना चाहिए। मैंने इस पे एक काम भी करवाया है और मुझे मालूम पड़ा कि 3 से 5 रुपए आप अपने टैरिफ को नीचे ला सकते हैं अगर आप इसको बढ़ा दें। सो ये बिल्कुल एक ऐसी तजवीज है जिसको अमल दरामद करना जरूरी है, और उससे पहले चाइनीज की जो 500-600 अरब वापस करने हैं वो पैसे वापस कीजिए अपने पावर सिस्टम से निकालकर, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्तें बनाइए। और फिर चाइनीज से ये कहिए कि अगर आप ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहते तो इसका एक और भी अब मैं तरीका सामने रख देता हूं, आप रहमान से बोरो कीजिए, और रहमान का जो बोरोड अमाउंट है वो 25 साल का कीजिए और चाइनीज डेट को नीचे ले आइए, ताकि आपकी बोरोइंग का जो प्रिंसिपल हर साल वापस होना है वो नीचे आ जाए। ये करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए कि कहीं और से बोरो करके चाइनीज पेमेंट कर दी जाए और फिर वो 25 साल पे मुहित हो। पर मेरा ख्याल है कि चाइनीज फ्रेंड्स हैं, चाइनीज समझते हैं पाकिस्तान की मुश्किलात को। अगर हम उनकी जो पेमेंट्स कर देंगे जो हमने नहीं की हैं और वापस जाने देंगे वो पैसे, तो ये गुफ्तगू हो सकती है। अगर 25 साल ना हो तो 20 साल पे मुहित हो जाए, पर इससे 3 से 4-5 रुपए की एक आपको कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सकता है। और लास्टली मुझे बताइए, जो कर्जों वाला मामला है, ये क्या वजह है कि ये थमने में नहीं आ रहा? एक तो जो आदाद शुमार है वो ये बता रहे हैं कि हम बोरोइंग उसी तरह से कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज, चाहे वो चाइना को जो हमने कर्जा वापस करना है या दीगर हमारे जो फॉरेन डेब्ट हैं वो उनकी जो है वो अदायगी है। तो ये क्या वजह है कि हमारी मईशत से और हमारी मईशत चलाने वालों से ये मसला कहीं हल नहीं हो रहा, या इसमें कोई वो जो एक तवाजुन होना चाहिए वो कायम नहीं हो पा रहा? रहमान भाई, आज आपने बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सामने रखे हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि कर्जा कैसे बनता है। कर्जा बनता ऐसे है कि जब मैं 8% के करीब जाके खसारा करूंगा तो वो खसारा मुझे पूरा तो कहीं से करना है, बिकॉज मुझे टैक्सेस आई नहीं है, मैंने एक्सपेंडिचर कर छोड़ा है। तो मैं रहमान भाई के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा मुझे 8,200 अरब दे दीजिए। जब वो 8,200 अरब देंगे मुझे, तो मेरा कर्जा जो है वो 68,000 से बढ़कर इस साल 81,000 के करीब चला जाएगा। सो एक तो अपने फिजिकल को संभालना ही एक तरीका है कर्जे को नीचे लाने का, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है, मैं इस पे भी बहुत क्लियर हूं। अभी तक मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स ने इस बात को, चाइनीज वाली तो आई थिंक हैज सunk in, पाकिस्तान का जो डेट है वो भी रीप्रोफाइलिंग मांगता है। उसका मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान के डेट की वापसी में कोई ये मांगें कि हम प्रिंसिपल नहीं देते, इंटरेस्ट नहीं देते, पर जो वापसी की म्याद है वो हम ये जो अगले साल ड्यू है उन्हें कहेंगे इसको 5 साल पे मुहीत कर दें, ताकि हर साल मेरे कर्ज में 12 अरब डॉलर दिखाई ना दे मुझे कि मैंने अगले साल वापस करना है। ये तो पहला स्टेप है। फिर एक बहुत अहम स्टेप मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से आखिरी रख लूं, पाकिस्तान इज राइप फॉर डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप्स। इसका मतलब यह है डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए, और जो जनीवा में प्लेज किया था फ्लड में, उन्हें कहिए कि 1 अरब डॉलर का हमने यहां 300 अरब रुपए के करीब खर्चा कर दिया है फ्लड विक्टिम्स को, आप ये 1 अरब हमें माफ कर दीजिए। इसी तरह जो दूसरी डेट फॉर एनवायरमेंटल स्वैप्स। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब बात कर रहे थे किसान के कर्जों के हवाले से, जिम्मेदारियों के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाते जाते कुछ बात हो जाए कौमी असम्बली के मामलात की। कौमी असम्बली का इजलास और वहां पर एक नाखुशगवार वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया तारिक बशीर चीमा और ज़रताज गुल के दरमियान, और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये मामलात और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन फिर बाद में खबर ये आई कि वहां पर जो है वो मामला ठीक हो गए हैं। लेकिन आज तारिक बशीर चीमा की रुकनीत पहले मुअत्तल हुई, फिर उनकी रुकनीत जो है वो बहाल भी होगी। बहरहाल इस सारे मामले का जो मलबा गिरा है वो ऐसा लगता है कि मीडिया के ऊपर गिरा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक ने सहाफियों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में कवरेज करने पर जो है वो पाबंदी अब लगा दी है। डॉन न्यूज की खबर है, और इस खबर के मुताबिक सहाफियों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में कवरेज करने पर पाबंदी के बाद अब जो सहाफी हैं वो कॉरिडोर के अंदर
किसी भी रुकन से बात नहीं कर सकेंगे। और एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों के वहाँ पर गेट नंबर 1 पर, जो पार्लियामेंट का जो गेट नंबर 1 है, वहाँ पर खड़े होने पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी है। इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि पार्लियामान के अंदर जो वीलॉगर्स हैं वो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, उनके दाखिले पर जो है वो पाबंदी होगी और सहाफ़ी जो है वो सिर्फ मीडिया सेंटर में ही किसी रुकन से गुफ्तगू कर सकेंगे। अब सोचने की बात यह है कि वैसे तो हम बहुत शोर मचाते हैं, फेक न्यूज़ का हमें मुकाबला करना है और ये मुकाबला किस तरह से किया जाए इस पर बहस होती है, इसके लिए कवानीन बनते हैं, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका यह है कि इंफॉर्मेशन तक रसाई जो है वो उसको बेहतर बनाया जाए और यही करने की ज़रूरत है कि जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कोई रुकावट ना हो और मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहां पर खबरें आपको तस्दीक के बाद मिलती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर भी आप मीडिया के लिए और जो सहाफ़ी जो अपना काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, उनके लिए चीज़ों को बेहतर बनाने की बजाय, आसान बनाने की बजाय मुश्किल बनाया जा रहा है। इससे पहले भी सोशल मीडिया वेबसाइट जो है वो एक्स है, उस तक रसाई मुश्किल हो गई है। अब पार्लियामान की जहां तक बात है तो पार्लियामान अवाम के नुमाइंदा है, यहाँ डिबेट्स होती है, अवामी इशूज़ पर बात होती है और यहाँ पर तो सहाफ़ियों के लिए मालूमात और अवामी नुमाइंदों तक रसाई आसान बनाने की ज़रूरत है। और देखा भी यही गया है कि ये ऐसा ज़माना है सोशल मीडिया का कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन पर इस तरह की कदगने लगाकर और इस तरह से रसाई रोककर हासिल कुछ नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन फिर भी कहीं ना कहीं पर जो है वो बाहर आ जाती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं उनके लिए इन चीज़ों तक रसाई और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको ज़्यादा आसान से आसान बनाया जाए, ना कि उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। आज के प्रोग्राम से इतने, मेज़बान रहमान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।